भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 14 आ, पेज नंबर 78। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधानों एवं महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पारित होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थीं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में कंपनी का क्षेत्र इतना विशाल हो गया था कि वह उसकी पूर्ण रूप से देखभाल नहीं कर पाती थी और उसके कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो गए थे तथा अपना निजी व्यापार करने लगे थे और जनता के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, जिससे अंग्रेजी शासन की चारों ओर आलोचना होने लगी थी। ऐसी स्थिति में कंपनी के मामलों में संसदीय नियंत्रण जरूरी हो गया। इसलिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 ईस्वी के एक्ट की कमियों को निराकृत करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इस एक्ट के पारित होने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के दोष। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष तथा कमियां रह गई थी, जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि गवर्नर जनरल का अपनी काउंसिल पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। बम्बई तथा मद्रास की सरकारें अपने अतिरिक्त तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र थी और वे विदेशों से युद्ध व संधि कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र तथा सीमाएं निश्चित न होने के कारण उनमें विवाद बना रहता था। अतः उपरोक्त सभी बुराइयों को दूर करने के लिए एक नवीन अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा, आर्थिक कारण। भारत में कंपनियों का शासन दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित होता जा रहा था और इसके कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार के कारण अंग्रेजी व्यापार का नुकसान हो रहा था। उधर कंपनियों के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात वह स्वतंत्र हो गया था। अतः अंग्रेजों की दृष्टि में अब भारत का महत्व अधिक बढ़ गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नवीन अधिनियम पास करने का निश्चय किया। तीसरा, कंपनियों पर नियंत्रण की कमी। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारतीय लोगों के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था और उन्हें आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रतिपादित किया गया था, जिसके समाचार इंग्लैंड तक पहुंच गए थे। इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके सहयोगी हॉर्नबी को बुलाने का प्रस्ताव पास किया था, किंतु कंपनी के स्वामियों ने हाउस ऑफ कॉमन्स की इच्छाओं के विरुद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में ही रखा गया, क्योंकि वह कंपनी के लिए सभी उचित एवं अनुचित कार्य करता था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका था। अतः इसकी पूर्ति हेतु ब्रिटिश संसद ने एक नए बिल की भूमिका रखी। चौथा, दोषपूर्ण विदेश नीति। कंपनी भारत में जो अपनी विदेशी नीति अपना रही थी, उससे भी दूरदर्शिता का ज्ञान नहीं होता था। उसके बिना पर्याप्त कारणों के मराठों, हुरिलों व मैसूर शासकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और ऐसा करने में ब्रिटिश सरकार की पूर्ण अनुमति प्राप्त नहीं की थी। अतः ब्रिटिश सरकार कंपनी से असंतुष्ट थी। पाँचवा, कंपनी के अधिकारों का भोग विलास। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत व्यापार करने की सख्त मनाही कर दी गई थी, किंतु फिर भी वे अनेक अनुचित तरीके से धन संग्रह करते रहते थे और वे यहाँ से
रिटायर होकर इंग्लैंड जाते थे तो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे और चुनाव में भाग लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते थे। अतः ब्रिटिश सरकार इसके भोग विलास व धन संग्रह पर रोक लगाने की इच्छा थी। छठवां, कंपनी के स्वामित्व की शक्ति में कमी। इसके द्वारा शक्ति कम कर दी गई तथा संचालक मंडलों को कार्यवाही में संशोधन या निरस्त करने की शक्ति समाप्त कर दी गई। हुड्डा बिल व फॉक्स बिल रेगुलेटिंग एक्ट उद्देश्य तो अच्छे थे, परंतु इसने जो पद्धति स्थापित की थी वह बिल्कुल अपूर्ण थी। यह कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा था। यह कंपनी के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सका और न ही इसकी निरंकुश शक्ति पर रोक लगा सका। इसके बाद उसके दोषों को दूर करने के लिए हुड्डा बिल व फॉक्स बिल भी रखे गए, किंतु वे ब्रिटिश संसद में विरोध के कारण असफल हो गए। किंतु उससे यह सिद्ध हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार को बिना देरी के कंपनी के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अतः फॉक्स बिल की असफलता के 2 माह के भीतर ही पिट्स ने अपना बिल तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया, जो अगस्त 1784 ईस्वी में पार्लियामेंट द्वारा पास होकर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम बन गया। पिट्स एक्ट के प्रमुख उपबंध। पहला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का अधिकार ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। इस संस्था में एक पद भारत मंत्री तथा दूसरा संचालक ऑफ एक्सचेंजर के लिए सुरक्षित रखा गया। इसके 6 कमिश्नर नियुक्त सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी और उसी के पर्याप्त वे कार्य करते रह सकते थे। इस नियंत्रण बोर्ड का उद्देश्य हर प्रकार के कंपनियों के भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष दृष्टि रखता था। इसके 4 अन्य सदस्य इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल के लिए भी जाते थे। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस अधिनियम के द्वारा बहुत सी शक्तियां प्रदान की गईं, जैसे कंपनी के सैनिक, गैर सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों की देखभाल करना। यह बोर्ड संचालक बोर्ड के किसी भी आवश्यक कार्य को करने हेतु नोटिस दे सकता था। इस नोटिस के 14 दिन के अंदर ही उसे यह कार्य पूरा करना आवश्यक था, अन्यथा नियंत्रण बोर्ड को आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का अधिकार था, जिसकी वह संचालक बोर्ड को केवल सूचना देकर ही दायित्व मुक्त हो सकता था। जिसका नियंत्रण बोर्ड का व्यय भारत में प्राप्त होने वाली आय में से वहन किया जा सकता था, किंतु 16,000 पाउंड वार्षिक से अधिक होने की दशा में यह नियम लागू नहीं हो सकता था। तीसरा, निर्देशकों की शक्ति। कंपनियों के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यापारिक कार्यों के संचालक की शक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रही है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इन अधिकारों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोई हस्तक्षेप करता था तो इसे क्राउन सहित सम्राट को अपील करने का अधिकार था। सम्राट इस अधिनियम के द्वारा किसी भी अधिकारी को वापस बुला सकता था। चौथा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की प्रक्रिया। केवल ब्रिटिश ताज ही बोर्ड के सदस्यों को हटा सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष राज्य सचिव होता था। यदि किसी प्रश्न मत विभाजन होता था और दोनों पक्षकारों के बराबर मत हो जाते थे तो वह नियंत्रक मत
दे सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में नियुक्त संबंधी कोई शक्ति नहीं थी। 5 स्वामी मंडल की शक्तियों में कमी। अभी तक स्वामी मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को रद्द कर सकता था, किंतु अब यदि किसी प्रस्ताव पर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी हो तो वह उसे निरस्त नहीं कर सकता था। 6 नए क्षेत्र की विजय पर रोक। अभी तक कंपनी के नए क्षेत्र को विजय करके अपना क्षेत्र विस्तृत करती जा रही थी, परंतु अब इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में कंपनी द्वारा राज्य विस्तार करना ब्रिटिश नीति मान एवं इच्छा के विरुद्ध है। 7 इंग्लैंड में विशेष न्यायालय की स्थापना। भारत में जो अंग्रेज अपराध करते थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 कॉमर्स सभा के सदस्य, 4 लॉर्ड सभा के व 3 जज नियुक्त किए गए थे। 8 स्वामी मंडल के प्रभाव से मुक्त। अभी तक डायरेक्टर स्वामी मंडल के प्रभाव में रहते थे तथा उन्हीं के संकेत पर कार्य करते थे। अब उन्हें स्वामी मंडल के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्देशानुसार कार्य करने का कहा गया। 9 कंपनियों के लिए दोहरा शासन। भारतीय शासन पर नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में 2 तरह के अधिकारी थे। प्रथम डायरेक्टर, जिसका कंपनी के मामलों पर सीधा नियंत्रण था। वे कंपनी के व्यापारिक कार्य तथा उसकी नियुक्ति संबंधी कार्य करते थे। द्वितीय अधिकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थे, जिनका कंपनी के शासन संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था। 10 गुप्त समिति। 24 डायरेक्टरों में से एक गुप्त समिति चुनी जाती थी। वैसे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य सारे आदेश डायरेक्टर द्वारा गवर्नर जनरल के नाम भेजे जाते थे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वे अपने आदेश से इस गुप्त समिति द्वारा भेजे सकते थे। गुप्त समिति इसमें कोई रद्दोबंद नहीं कर सकती थी। 11 गवर्नर जनरल काउंसिल का बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण। 1784 ईस्वी के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सभी मामलों में बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी पर और नियंत्रण बढ़ा दिया गया। वह अब इसके कार्य की पूर्ण